ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला राम 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 भोम जी भाई राम राम। देखो बिरखा रो मौसम शुरू हो गया है, छिटपिट बरसात भी शुरू हो गई है, तो अब इंगी जी की तैयारी है बाकी बात करियो थे। तैयारी रो कई मतलब हो भाई, बरखा आ रही है तो उनकी तैयारी सु कई मतलब है भाई तैयारी सु मतलब थे पशुपालक हो किसान हो थे बात कह रहे हो कहीं तैयारी भाई खेत ने भी थोड़ो तैयार करना पड़े और पानी भेड़ो करना सारू आप जगह डागला है छत्या है बियानी साफ सुथरी करनी चाहिए ताकि पानी बेने भेड़ो कर सके। अच्छा अरे हूँ आ सोचने लाग गयो ओम जी भाई बारिश रो जो मौसम होया करे उन्होंने भाई ने तैयारी किन बात री भाई नावनो होवे या तो अबे बात समझ में आई है बीज भी खरीद रखना पड़े अपन इन बार किसी फसल लेवने बीज भी तो तैयारी थोड़ी अगूंच करनी पड़े नहीं। हाँ बिल्कुल अबे दिमाग रे माने घुस गई है दिमाग में घुस गई हाँ, कि भाई देखो बदल तो मौसम है यानी बारिश रो मौसम है उन्होंने मायने आनंद तो आवे अपने पण साथे साथे ओ जो बारिश रो मौसम है नी ओ कहीं है कि लापरवाही रे कारण कई बीमारियां भी ले रहा जावे बिल्कुल बीमार देखो फिर थी बात नहीं बहुत खरी कही हो सा कि देखो थाने क्या है टाबरिया सगड़ो काम धाम संभाल लियो है जने थे बैठा रहो घर में थोड़ी ऊपरा ऊपरी देखभाल कर लो देख लो कि टाबरिया काम करे को करे किन बात कर रही है तो देखो मानसिक जी की शांति है नहीं बाबी इतनी चोखी कोनी थोड़ा सक्रिय रहा करो ते साची बात क्यों कि भाई आज भी ने जीवन रे मायने नहीं सक्रिय होना चाहिए लाग्योड़ो रहना चाहिए आ नहीं कि भाई एक जगह पर बैठ जावे ठहरेड़ो जो पानी हवे नहीं उन्होंने मायने भी क्या करे कि काई लाग जाए और माछरिया जन्म ले रहे और माछर जे घना हो जाए तो भी रोग रा जन्म जाता है। तो अपन इन बात रो भी ध्यान रखना है जहाँ पे पहला भी आप चौपाल में चर्चा करी कि आप छत्र ऊपर कोई आंगली वस्तु है चाहे टायर हो कोई डब्बा हो हांडी हो बे में कोई पानी वानी पड़ी है तो बिने बिल्कुल निकाल दो सा बिल्कुल सूखा रखो या बिन ऊंधा कर रख दो पानी है जो भेड़ो नहीं वे और खाली छत नहीं आप घरे खने खने भी जेकठी पानी भेड़ो हो रही है तो बेरो भी उचित समाधान अपने हाँ खाडा रे माने अगर कोई पानी भेड़ो हो गयो है तो भाई या तो उन खाडा ने अपने रेत सु भर देवा बिल्कुल ताकि उन्होंने माने जो पानी भेड़ो और पर माछर पैदा नहीं हुए तो आ थोड़ी सी सजगता अपर माने भी होनी चाहिए। हर काम देखो सरकार भरोसे को होवे नहीं आदमी री भी खुद री भी सजगता होनी चाहिए पर खुद री भी जिम्मेदारी है कि आप आसपास साफ सफाई हुए और आप आसपास जो भी मोहल्लो है गांव है बिना आप साफ सुथरो रखा सा आप खुद री भी जिम्मेदारी है सा महत्वपूर्ण है आप खुद जो अनुशासन है नहीं वो महत्वपूर्ण है सा और वो अनुशासन आपने निरोगी काया देवे और जब निरोगी काया हुए कि जने फिर लाभ ही लाभ है माया ही माया है तो भाई अब आप बताओ थे माया री बात कर दी और काया री भी कर ली तो आज चौपाल में अथाई सारू कई विषय पर बातचीत कर सो बात तो बताओ भाई ओम जी भाई अब आड़ जगह सजग पशुपालक भाई है नहीं बे नुआ विषय भेज रही है अपने तो कई उन्होंने माने एक विषय है कि व्यावसायिक पशुपालन री आवश्यकता और प्रासंगिकता सातरो भाई बहुत छात्रों विषय ले रहे हो और देखो इन विषय वास्ते चर्चा करने सारू आज चौपाल में पधारे है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु पशु शरीर क्रिया विज्ञान विभाग रा वैज्ञानिक डॉक्टर विश्व रंजन उपाध्याय साहब। डॉक्टर साहब आप चौपाल में घणो घणो स्वागत है आपने में करा राम राम सा राम राम ओम जी भाई राम राम सा ओम जी भाई पहलो प्रश्न हूँ कर लू हाँ बिल्कुल श्री गणेश करो सा तो श्री गणेश सारू डॉक्टर साहब पहले जो प्रश्न है वो वही है कि भाई व्यवसाय समझ में आवे पशुपालन समझ में आवे पर ओ व्यावसायिक पशुपालन है नी इनरो कई मतलब है और इनरो किसाना ने या पशुपालका ने कई जरूरत है उनरो कई महत्व है उन बाबत जानकारी दो सा। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो व्यावसायिक पशुपालन का मतलब है पशुओं को इस तरीके से पालना जिससे नियमित आमदनी हो सके। यह सिर्फ जो पहले के जमाना में लोग परंपरागत तरीके से दूध या गोबर के लिए
पशुओं को पालते थे उस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हम बहुत सारे वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं, अच्छे नस्लों के जानवरों को इसमें शामिल करते हैं, सही खान पान देते हैं, इलाज का समुचित ध्यान देते हैं और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होता है। आज के समय में जब खेती से आमदनी जो भी किसान बंधु हैं उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, तब ये व्यावसायिक पशुपालन किसानों के लिए एक अच्छा और स्थायी कमाई का जरिया बन सकता है। पहले लोग पशु केवल अपने घर की जरूरत के लिए पालते थे, लेकिन जैसे जैसे भारत की या राजस्थान की जिस भी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ बाजार की मांग भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग अब अच्छा खाने पे ध्यान दे रहे हैं। इस कारण आबादी बढ़ने से दूध, मांस, अंडा जैसे चीजों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। तो इसे पूरा करने के लिए ज्यादा उत्पादन जरूरी है। तो इसी सब को देखते हुए व्यावसायिक पशुपालन से किसान को लगातार आमदनी मिल सकती है। इसमें जोखिम भी कम रहता है जो खेती में है, इसमें उस हिसाब से जोखिम कम है और जलवायु के हिसाब से भी हम पशुओं का चयन कर सकते हैं और उसको अपना सकते हैं, और इसमें हमें पूरी तरह से खेती पर भी निर्भर रहना नहीं पड़ता है। खासकर जो हमारे पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, सूखा और अर्ध सूखा वाला इलाका में जहाँ खेती कठिन है, तो वहाँ के छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर के लिए ये आजीविका का अच्छा साधन है, ये व्यावसायिक पशुपालन। एक और बात हमको ध्यान देना चाहिए कि गांव के युवाओं को रोजगार का इससे नया मौका मिलता है, और साथ में महिलाएं जो अपने घर के आसपास में रह के ये पशुपालन के कार्य से जुड़ सकती है, जिनसे उनका भी सशक्तिकरण होगा। अब डॉक्टर साहब मैं आपसे और जानना चाहवा कि इन व्यावसायिक पशुपालन रा महत्व पक्ष या इया कहा कि पहलू कहीं है और इन रो महत्व किन बात है। अगर सबसे पहले व्यावसायिक पशुपालन का सबसे महत्वपूर्ण बात या पहलू का बात किया जाए तो इसमें सबसे जो प्राथमिक चीज है वो है वित्तीय प्रबंधन। हमको बाकी धंधा जैसा इसमें भी व्यवसाय को शामिल करना पड़ेगा, तभी ये धंधा ये आजीविका के लिए कारगर होगा किसान बंधुओं के लिए। इसमें हमें यह देखना होता है कि खर्च कितना हो रहा है, मुनाफा कितना हो रहा है और नुकसान कहाँ हो रहा है। इसके साथ साथ सरकार की योजनाओं का फायदा लेना और पशुओं के लिए बीमा कराना भी बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी नुकसान, कुछ भी अगर दिक्कत हो, बीमारी की स्थिति में भी सुरक्षा बनी रहे। हम इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर ज्यादातर जो भी पशुपालक बंधु हैं वो जानवर रखते हैं दूध का व्यवसाय करने के लिए। बिल्कुल सर। तो दूध देने के लिए जानवर जैसे कि गाय है और भैंस है, उनका समय पर गर्भधारण नहीं करते तो उससे पूरा दूध उत्पादन नहीं मिल पाता और उनका प्रजनन चक्र भी बिगड़ जाता है। बिल्कुल सर। आमतौर पर दो ब्यात के बीच में 12 से 13 महीना का अंतर होना चाहिए। अगर समय पर हीट को नहीं पहचाना, अगर हम नहीं पहचान पाते या किसान बंधु को मुश्किल आ रही है तो समय पर गर्भधारण वो नहीं कर पाते हैं, तो ये अंतर 12 से 13 महीना से बढ़कर 15 से 18 महीना तक चली जाती है। तो क्या होता है इससे किसान को हर साल एक बछड़ा, जो आइडियल सरकार के द्वारा बोला गया है कि हर एक साल अगर बछड़ा मिलेगा या बछड़ी मिलेगी, जो भी मिलेगा उससे कंटिन्यूटी बना रहेगा और आगे इससे नुकसान नहीं होगा। क्यों लोग सोचेंगे किसान बंधु की आगे नुकसान कैसे होगा, तो इससे ऐसा होता है कि अगर ये समय जो ड्यूरेशन है 12 से 13 महीना से बढ़ के 15 से 18 महीना बढ़ जाता है, अगर जो हीट को हम अच्छे से जांच नहीं पाते हैं तो इससे पूरे जीवन काल में 2000 से 3000 लीटर तक का दूध का नुकसान एक दुधारू जानवर से हमें झेलना पड़ता है। अगर हीट मिस हो जाए तो अन्य समस्याएं भी पैदा हो सकती है, जैसे यूटरस में इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार साइलेंट हीट का केस देखने को मिलता है और गर्भधारण भी इससे नहीं हो पाता है। तो इसके इलाज करने में भी हमें 1000 से 5000 तक एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है। लेकिन अगर समय पर देखभाल की जाए, जब भी ब्यात हुआ उसके बाद उनको अच्छा भोजन दिया जाए, मतलब मिनरल मिक्सचर दिया जाए और भी फीड ब्लॉक दिया जाए, तो ये खर्चा बच सकता है। सही समय पर हीट को पहचानना और 12 घंटे के अंतर पर 2 बार विशेषज्ञों से कृत्रिम गर्भधान कराना चाहिए, ताकि अच्छी नस्ल का बछड़ा या बछड़ी मिल सके। क्योंकि अगर गर्भधारण में देरी होती है तो कुल मिला के अगर हम सीधा सीधी बात करें तो हर महीने हमें 1000 से 2000 तक का नुकसान होगा ही होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कोई अगर जानवर दूध दे या ना दे उसका रख रखाव में खर्चा होगा, उसको चारा खिलाने में खर्चा होगा। क्योंकि जो भी किसान पशुपालक बंधु है वो अपना खर्चा जोड़ते नहीं है। हमको यही समझना होगा कि उनका जो अगर दिन का 500 भी अगर वो किसी आजीविका से कमा सकते हैं तो इसमें भी उनको 500 रुपया गिनना होगा, तभी ये व्यावसायिक पशुपालन फायदेमंद में उनको दिखेगा कि ये घटौती करना है इस क्षेत्र में, इसमें हमको ज्यादा बढ़ाना है, तब ये लाभप्रद होगा ये व्यवसाय। तो एक पहलू हमने देख लिया
वित्तीय प्रबंधन। तो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है नई तकनीकों को जानना तथा पशु उत्पादों का प्रसंस्करण और बिक्री पर ध्यान देना। सीधा सीधा सिर्फ पालने से नहीं होगा, इसके ऊपर भी हमको आगे का पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा, जो क्या है पशु उत्पादों का प्रसंस्करण और बिक्री। क्या होगा आज के समय में सरकार के द्वारा कई डिजिटल तकनीकों जैसे मोबाइल ऐप, स्मार्ट टैगिंग बात करें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात करेंगे, उनमें ज्यादा आसान और कारगर बनाया जा सकता है ये व्यावसायिक पशुपालन को। इससे हर जानकारी समय पर मिलती है, आप निर्णय लेने में आपको मदद मिलेगी। सरकार भी पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे पशुधन बीमा योजना, पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी और पोल्ट्री यूनिट, ये सब के लिए भी सब्सिडी सरकार भांति भांति तरह की योजनाएं चला रही है। ये योजनाएं पशुपालक को कम लागत में ज्यादा फायदा देने में मदद करती है, इसलिए इन योजनाओं के बारे में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रसंस्करण की बात करें तो सिर्फ दूध को बेचने से ही काम नहीं चलेगा। दूध को दही बना के, पनीर बना के, घी जैसे उत्पादों में बदले, मीट या पोल्ट्री जैसे उत्पादों के पैकिंग और ब्रांडिंग में ध्यान करें, क्योंकि जो दिखता है आज के समय में वही बिकता है। तो आपको बाजार में ज्यादा कीमत मिल सकती है। इसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप मॉडल, सहकारी समितियां और नई मार्केटिंग तकनीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्टर साहब बताए भाई। बात करें डॉक्टर साहब व्यावसायिक पशुपालन की, तो व्यावसायिक पशुपालन में पशुओं या जानवरों से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण सावधानियां है जिकी हमारा पशुपालका ने रखनी चाहिए, इन बाबत जानकारी दिलाओ सर। तो इस व्यवसाय को सफलता पूर्वक चलाने के लिए, संचालित करने के लिए हमें उन सब पहलुओं को भी समझना जरूरी है जो सीधे जानवरों के शरीर क्रिया विज्ञान को प्रभावित करते हैं। अच्छा, फिर से मैं दोहरा ये रहा हूं क्योंकि यह केवल पशुओं को पालने तक का सीमित नहीं है ये व्यवसाय, बल्कि हमें इसे बहुआयामी गतिविधि जिसमें लाभदायक प्रजनन, संतुलित पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन और उनके व्यवहार को समझना जरूरी है। सबसे पहले व्यावसायिक दृष्टिकोण से हमें सही नस्ल का चयन करना चाहिए, जैसे स्थानीय जलवायु, चारे की उपलब्धता, बाजार की मांग, ये सब को ध्यान रखते हुए हमको नस्ल की चयन करना चाहिए। अगर उदाहरण के लिए हम समझे तो दूध उत्पादन के लिए हमें मुर्रा, भैंस या साहीवाल गाय, इनका चयन करना चाहिए। मांस के लिए बीटल या सिरोही बकरा का, अंडा उत्पादन के लिए लेयर मुर्गियां का, ये सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा क्षेत्र क्योंकि गर्मी वाले इलाका में आता है तो यहाँ के लिए थार पारकर, राठी गाय, ऊंट या बीटल बकरी ये बेहतर प्रदर्शन करती है। तो हमको ये सब देख के भी इनका नस्ल का चयन करना चाहिए। नस्ल के बाद आता है हमको ध्यान देना है उनका उचित आवास व्यवस्था का, जैसे मवेशियों के लिए हवादार या सूखा शेड, बकरियों के लिए ऊंचे सुरक्षित बाड़े, मुर्गियों के लिए तापमान व रोशनी वाले शेड, ये सब जरूरी होते हैं। वैसे हमें भी क्योंकि व्यवसाय के तौर पे देखना है तो हमको ये सब चीज इन जानवरों को भी मुहैया करवाना होगा, ताकि उनका ऊर्जा का व्यय थकान को या दूसरे स्ट्रेस को में खपत ना हो, वो अपने एनर्जी ऊर्जा को संरक्षित कर सके और उससे उत्पादन बढ़ा सके। बिल्कुल। गर्म इलाकों में छाया की व्यवस्था विशेष रूप से जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ मौसम तनाव बहुत ज्यादा होता है। तो राजस्थान जैसे क्षेत्रों में बाड़ा जो हम बनाते हैं जानवर को रखने के लिए, तो वो स्थानीय चीजों का भी उपयोग करके बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बाहर से चीजें खरीदने की जरूरत है। जैसे आप खीप की छत बना सकते हैं, बांस या बल्ली से घेराबंदी कर सकते हैं, कीकर के पेड़ के छाया के नीचे जानवरों को रख के मिट्टी से बनी कच्ची नाद से पानी पिला सकते हैं। तो अभी देखिए कि नस्ल का चयन, उचित आवास व्यवस्था। एक और इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज है वो पोषण प्रबंधन है, जिससे संतुलित आहार, हरा चारा, खनिज मिश्रण और स्वच्छ पानी की उपलब्धता जरूरी है। गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी का इसलिए बार बार जिक्र करना पड़ रहा है क्योंकि हम राजस्थान में सबसे बड़ी जो है दिक्कत वो पानी की कमी और गर्मी है। तो दुधारू ऊँटों को ऊर्जा युक्त अनाज जैसे ज्वार हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जो भी जिसका भी बचा खुचा जो भी है टूटी फूटी, वो हम जानवरों को खिलाना चाहिए, क्योंकि उनसे क्या होगा कि उनमें ऊर्जा बनी रहेगी और वही ऊर्जा दूध में या उनका वजन वृद्धि में बढ़ेगी। साथ ही खनिज ब्लॉक, लवण मिश्रण, ये सब का प्रयोग भी रेगुलर में करते रहना चाहिए। अगर सूखे के समय में आप क्या करें, पहले से ही हरे चारे का भंडारण, उसका भंडारण पे ध्यान दें, कैक्टस ये सब भी खिला के आप जानवर की ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं।
इसके बाद आता है स्वास्थ्य प्रबंधन। इसके लिए जो पशुपालक है उनको नियमित टीकाकरण करवाना चाहिए, कृमिनाशक दवाएं देनी चाहिए, साफ सफाई पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए, पशु चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए ताकि बायोसिक्योरिटी मेंटेन करना, क्योंकि अगर इसमें भी खतरा है, अगर एक बार किसी को जानवर को बीमारी कुछ भी ऐसी हो जाती है तो दूसरों में भी फैलने के डर रहता है। इसलिए बायोसिक्योरिटी वाले उपाय मतलब चूना का छिड़काव, पोटेशियम परमंगनेट, बहुत भांति की चीजें हैं जिससे हम बाड़े का साफ सफाई करते रहना चाहिए ताकि उत्पादन में रुकावट ना आए। तो उसी साथ प्रजनन प्रबंधन में पहले जैसे बताया कि हीट का सही समय पर पहचानना, कृत्रिम गर्भधान करवाना, गर्भ की जांच करवाना, ये सब भी हमको समय समय पे करवाते रहना चाहिए। ये सब तो देख लिए, इसके अलावा हमको जानवरों का व्यवहार को भी समझना पड़ेगा ताकि उस अनुसार उनको हम संभाल सके। जैसे दूध निकालते समय गाय को शांत रखना चाहिए, बकरियों को झुंड में रखना चाहिए, ऊंटों को खुली जगह में उसके पहले चलाना चाहिए। इन सब पहलुओं को अगर हम ध्यान में रखें तो एक सफल, लाभदायक और टिकाऊ व्यवसाय पशुपालन बन सकता है। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी सा। तो प्रबंधन की बात है नहीं सा, तो कार्यक्रम रो भी जो प्रबंधन है नहीं, इनमें भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ज्ञान रे साथे साथे मनोरंजन भी होवे। हाँ, तो अब थे कहो तो एक गीतड़ लो सुना, तो भाई आबार आप सुनियो वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुनें। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रिया हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देने सारू पधारिया है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु पशु शरीर क्रिया विज्ञान विभाग रा वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वरंजन उपाध्याय। और आज आप बातचीत कर रहे हैं व्यावसायिक पशुपालन री आवश्यकता और प्रासंगिकता। डॉक्टर साहब, बात करें आप सरकारी योजना वाली, तो सरकारी योजना और कार्यक्रम जगह भारत सरकार सु या केंद्र सरकार सु जगह जुड़ा है कार्यक्रम है या योजना है, वे किसा किसा है व्यावसायिक पशुपालन सारू? सही बोला आपने। भारत सरकार पशुपालन क्षेत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर बहुत सारी योजनाएं और मिशन चला रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारे किसान और पशुपालक से जुड़े उद्यमियों को तकनीकी, आर्थिक और संस्थागत सहायता प्रदान करना। इन्हीं सभी योजनाओं में से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसे हम नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के नाम से भी जानते हैं, जो खास तौर पर व्यावसायिक पशुपालन को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, नस्ल सुधार करने और पशुओं को उत्पादकता मतलब उनमें से परफॉर्मेंस को वृद्धि करने के लिए शुरू किया हुआ है। जी, इस मिशन के तहत किसानों को SHG ग्रुप जो स्वयं सहायता समूहों, FPO, स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायियों को पशुपालन इकाइयां स्थापित करने के लिए बैंक ऋण पर 33% तक सब्सिडी दी जाती है, जिससे डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन और सुअर पालन जैसे व्यवसाय शुरू करना आसान हो जाता है। इस मिशन के अंतर्गत नस्ल सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि देसी नस्लों को संरक्षित कर उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सका। अगर हम इसे एक उदाहरण के बताएं ऊँटों के बारे में, तो ऊँट की नस्ल सुधार के लिए इस परियोजना में 50% तक का सब्सिडी दिया जाता है, और वो या तो 5 लाख का होगा, 25 लाख का होगा या 50 लाख होगा। वो निर्भर करता है कि कौन से पशुपालक बंधु कितना ऊँट को पाल सकते हैं, उस हिसाब से वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और 50% तक की सब्सिडी जो अधिकतम 50 लाख है वो, और उसका क्या क्या में उपयोग कर सकते हैं इस अनुदान का, वो शेड निर्माण में उपयोग कर सकते हैं, प्रजनन योग ऊँटों को खरीद सकते हैं, बीमा कर सकते हैं, चारा उत्पादन में और उपकरणों की व्यवस्था में यह सब्सिडी का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें सरकार चारा विकास के लिए चारा बीज, कटाई यंत्र, साइलो निर्माण और भी बहुत सारी जो भी जुड़ी है ताकि पशुओं को पोषक आहार मिल सके, इसके लिए भी सब्सिडी देने का प्रावधान है।
इस मिशन के तहत किसानों को वैज्ञानिक पशुपालन प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे विषयों पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे वे तकनीकी रूप से दक्ष बन सके, मतलब सीख सके नई नई चीजें और एक लाभप्रद व्यवसाय के तौर पे ये काम कर सके। इसके अलावा छोटे किसानों और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जो बकरी पालन, भेड़ पालन और मुर्गी पालन जैसे गतिविधियां पर भी विशेष सरकार जोर दे रही है। तो इस माने राजस्थान सरकार का कई प्रयास है साहब। हाँ, आपने सही बोला। भारत सरकार ने जैसे इस बहुत सारे मिशन लाए, उसी प्रकार राजस्थान सरकार ने भी बहुत ही ध्यान दिया है इन सब चीजों में, और राजस्थान में ऊंट और दूसरे जानवरों से जुड़ी कई योजनाएं चल रही है, जिनका मकसद सिर्फ इन पशुओं का संरक्षण नहीं है, बल्कि पालन पोषण और उनसे जुड़ी आजीविका को बढ़ावा देना भी है। अगर ऊंट संरक्षण और संवर्धन योजना का बात करें जो सरकार द्वारा चलाया गया है, इस योजना में हमारे राज्य के राजकीय पशु ऊंट की घटती संख्या को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। इसके तहत ऊंटनी से पैदा होने वाले हर बछड़े पर आर्थिक मदद दी जाती है। ठीक है, ये पहले कुछ था 10,000, शायद इसको बढ़ाने का भी अभी प्रावधान आया है। अच्छी। साथ ही ऊंटों के लिए शेड बनाने, चारा, इलाज जैसी सुविधाएं भी इसमें मिलती है। इसके बाद एक योजना है पशुधन विकास योजना। इस योजना में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट सभी प्रकार के पशुओं को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत पशु को इलाज, नस्ल सुधार, टीकाकरण, चारा उत्पादन और पशु मेलों का आयोजन होता है, जिससे पशुपालकों को सीधी मदद मिलती है। इसके बाद एक और योजना है सरकार की एकीकृत बकरी और भेड़ विकास योजना। इस योजना का क्या मकसद है? इसमें छोटे किसानों को बकरी, भेड़ पालन में मदद देना है। इसमें सरकार बकरी या भेड़ यूनिट शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देती है। मतलब वो किसान पशुपालक बंधु आवेदन करेंगे कि मुझे एक यूनिट लेना है, हम उसको मेंटेन करेंगे, उसके लिए सरकार उन्हें सब्सिडी देगी। साथ ही टीकाकरण, चारा किट, ये सब की भी सुविधाएं इसमें मिलती है। एक और बात है, इसमें सरकार की एक अच्छी योजना है, वो मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां, मोबाइल वेटनरी यूनिट्स, क्योंकि हम जान ही रहे हैं राजस्थान में भूभाग इतनी बड़ी है कि दूर दराज रेगिस्तानी इलाकों में पशुओं तक इलाज पहुंचाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सरकार ने मोबाइल वेटनरी यूनिट चालू किया है। इसलिए इसमें क्या होता है, गांव-गांव जाकर पशुओं का इलाज किया जाता है और इससे ऊंट जैसे जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। इसके बाद एक मुख्यमंत्री पशुधन बीमा योजना। अगर किसी पशु की मौत हो, बीमारी, दुर्घटना या कोई भी प्राकृतिक आपदा से हो जाती है तो इस योजना के तहत उन्हें बीमा राशि दी जाती है। इसमें ऊंट हो, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ सभी शामिल हैं। अंत में मैं एक और बताना चाहूंगा कि बीकानेर में स्थित राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करता है। यहाँ पर ऊंटों की नस्ल सुधार, सेहत, पोषण और उपयोग जैसे विषयों पर शोध और प्रशिक्षण दिया जाता है। सिर्फ यहाँ शोध ही नहीं किया जाता, यहाँ प्रशिक्षण भी पशुपालक भाइयों को दिया जाता है, जिससे व्यावसायिक पशुपालकों को ऊंट पालन, दूध उत्पादन, ऊंट गाड़ी से संबंधित, ऊंट सफारी से संबंधित, ऊंट के बालों से कपड़ा, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए महिला समूहों और भी ट्रेनिंग की सुविधाएं दी जाती है। बहुत बढ़िया जानकारी दी। इन योजनाओं और आपने जानकारी होनी बहुत जरूरी। देखो, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, भांत योजनाएं हैं और बीरो फायदो लेना अब अपने हाथ में है और युवाओं ने भी इनसे बहुत सारो फायदो मिल सके। बिल्कुल आवश्यकता है जागरूक होने दी। बिल्कुल ओम जी भाई साची बात कहो थे कि वही युवा है जेका तो इन देश रा कर्णधार है और सरकार रे माध्यम से एडी जी की सुविधावां है, योजनावां है, तो उनरो लाभ अगर युवा उठावे तो भाई देखो सा अपने इन देश री जी की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाए। बिल्कुल बदल जाए सा। बस आवश्यकता है सा कि आपने इन तरफ आगे बढ़ने दी। जानकारी अगर आप खने है तो आप दूसरा तक पुगो सा, कारण आपने फायदो मिलने वो एक बार मिल सा। तो भी ज्यादा भी फायदो आम आदमी ने मिले, आम पशुपालक ने मिले। इन सारू चर्चा जब भी चौपाल में बैठो तो भी चर्चा करो, लोगों ने आगे जानकारी दो सा। और हमें देखो जो वक्त है वो भी हो रही है, घड़ी इशारों करने लगी है सा। भाई मन तो कोनी करे कि भाई और बात करा आप डॉक्टर साहब, आज्ञा लेनी पड़ती पशुपालका सो। तो भैया आज देखो चौपाल में जानकारी देवन सारू पधारिया राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सो पशु शरीर क्रिया विज्ञान विभाग रा वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वरंजन उपाध्याय साहब, और आज आप बातचीत करी व्यावसायिक पशुपालन की आवश्यकता और प्रासंगिकता, इन विषय पर आज आप बातचीत करी। तो डॉक्टर साहब आज आप चौपाल में पधारिया, हमारे पशुपालका ने इतनी अच्छी और बढ़िया जानकारी दी, इन सारू मैं देवा आपने धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम सा। भारत रत्न को ताजी गुणकारी गुणा
ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकड़ा राम राम सा।